हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन एग्जाम गुरु। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको एयरफोर्स वाई ग्रुप एग्जाम 2023 के लिए जीके, साइंस और करंट अफेयर्स का एक इंपॉर्टेंट सेशन कवर करवाने वाला हूं। इस वीडियो में जीके के 8 क्वेश्चंस, साइंस के 8 क्वेश्चंस और करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट 5 क्वेश्चंस का डिटेल्ड सॉल्यूशन करवाऊंगा और उन क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट बनेंगे वो भी मैं आपको वीडियो में ही क्लियर करते चलूंगा। अगर आप इन सारे क्वेश्चंस का पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसका पीडीएफ अभी मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप एग्जाम ग्रुप पर अपलोड कर दिया है और उस टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो वहां पर आप ज्वाइन करके इन सारे पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, जितने भी नए कैंडिडेट अभी एग्जाम गुरु चैनल पर इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ में इसके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने स्क्रीन पे है। क्वेश्चन है कि तराइन का प्रथम युद्ध जो कि 1191 ईस्वी में हुआ था, किसके मध्य लड़ा गया है। दोस्तों, यह जो तराइन का युद्ध है ना, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और पिछले 4 सालों से हर बार रिपीट होता है इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन। तो दोस्तों, तराइन का जो प्रथम युद्ध है वो किसके द्वारा लड़ा गया था? वो लड़ा गया था मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। दैट मीन्स कि ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। पहला युद्ध कब हुआ था? 1191 ईस्वी में। और अगर तराइन के दूसरे युद्ध की बात की जाए तो इसके जस्ट 1 साल बाद हुआ था, यानी कि 1192 ईस्वी में। और ये वाला युद्ध भी हुआ था दोस्तों मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। अब पहले युद्ध में क्या हुआ था कि मोहम्मद गौरी हार गया था और इसे वापस लौटा दिया गया था। फिर से 1 साल बाद वो दोबारा हमला करता है और दूसरी बार जब तराइन का दूसरा युद्ध होता है तो इसमें जो पृथ्वीराज चौहान है वे हार जाते हैं, मोहम्मद गौरी यहाँ पर जीत जाता है। सो इन दोनों का डेट आपको याद रखना है और ये वाला युद्ध किसके बीच में लड़ा गया था, इनका नाम आप लोग याद रखो। एग्जाम में इससे ज्यादा और कुछ नहीं पूछा जाएगा। फिर इसके बाद है पानीपत का युद्ध। तो दोस्तों, ये वाला टॉपिक भी पिछले 3-4 सालों से रिपीट हो रहा है हर साल, तो इसे भी आप लोग ध्यान से देख लो। पानीपत का दूसरा लड़ाई किसके बीच में हुआ था? दोस्तों, पानीपत का जो दूसरा लड़ाई है ना, वो हुआ था बैरम खान और राजा हेमू के बीच में। अब यहाँ पर दोस्तों जो बैरम खान है ना, वो राजा अकबर का सेनापति था और उस समय राजा अकबर काफी छोटे थे, इसी वजह से उन्होंने बैरम खान को युद्ध लड़ने के लिए भेजा था। तो पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ कब था? दोस्तों, यह हुआ था 1556 ईस्वी में। जबकि बात करें पानीपत के पहले युद्ध की तो दोस्तों पहला युद्ध हुआ था 1526 ईस्वी में। और किसके बीच में हुआ था? तो यह हुआ था दोस्तों बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था 1556 ईस्वी में, बैरम खान और हेमू के बीच में, या फिर आपके एग्जाम में दे दिया जाएगा अकबर और हेमू के बीच में, तो इसे भी आप लोग सही मानना। इसके बाद तीसरा जो युद्ध हुआ था पानीपत का, यह भी आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, जो कि हुआ है 1761 ईस्वी में। और ये किसके बीच में हुआ था दोस्तों? तो मराठा एम्पायर और दुरानी एम्पायर के बीच में पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया था। तो तीनों युद्ध का डेट और इसके साथ में किंग का नाम आप लोगों को याद रखना है। फिर इसके बाद है तीसरा क्वेश्चन। 1857 के गद्दर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? दोस्तों, 1857 की जो क्रांति हुई थी उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग। दैट मीन्स कि ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अब दोस्तों 1857 के रिवोल्ट से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यह पूछा जाता है कि कौन से शहर से किस क्रांतिकारी ने योगदान दिया था। तो सबसे पहले आता है दोस्तों दिल्ली, कैपिटल जो की था। तो दिल्ली से दोस्तों लड़े थे बहादुर शाह जफर, ठीक है ना। कौन लड़े थे? बहादुर शाह जफर ने। फिर इसके बाद आ जाता है लखनऊ से। तो दोस्तों लखनऊ से लड़ने वाले क्रांतिकारी का नाम था बेगम हजरत महल। इसके बाद पूछा जाता है अगर कानपुर से, तो कानपुर से एक थे तात्या टोपे और एक यहां पर से लड़ने वाले थे दोस्तों नाना साहिब। और तीसरा है दोस्तों बिहार से। तो बिहार से जो लड़ने वाले क्रांतिकारी थे इनका नाम है कुंवर सिंह। और लास्ट में आते हैं झांसी। दोस्तों इनका नाम बहुत ही फेमस है, आप लोग जानते भी हो, रानी लक्ष्मीबाई। तो इन सभी का नाम आप लोग याद रखना, ऐसे क्वेश्चंस ऑलरेडी आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है 4 नंबर। निम्नांकित में से कौन सा देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है? दोस्तों कोयले का सबसे ज्यादा उत्पादन चीन में होता है, यानी कि डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। और अगर मैं 2022 के रिपोर्ट की बात करूं तो वर्ल्ड वाइड जितना भी कोयला का प्रोडक्शन होता है इसका लगभग 52% प्रोडक्शन अकेले चीन देश के अंदर किया गया है। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है 5 नंबर। किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुई है? दोस्तों इन ऑप्शंस में से जो अरुणाचल प्रदेश है ना, अरुणाचल प्रदेश राज्य की सीमा चीन देश से जुड़ती है।
यहाँ पर बात किया जा रहा है चाइना की, तो दोस्तों भारत और चाइना के बीच में जो टोटल बाउंड्री है इसकी लंबाई है 3488 किलोमीटर स्क्वायर। जबकि बात करें कि इंडिया का कौन से देश के साथ में सबसे लंबा बॉर्डर शेयर होता है, तो ये है दोस्तों बांग्लादेश। और इसकी अगर मैं लेंथ की बात करूं तो इसका जो लेंथ है वो हो जाएगा आपका 4096 किलोमीटर स्क्वायर। यह क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा गया है, तो इसे भी आप लोग याद रखना। और अगर सबसे स्मॉलेस्ट बाउंड्री की मैं बात करूं तो वो लगता है दोस्तों भारत और अफगानिस्तान के बीच में। इसके अलावा देखो भारत और चीन के साथ में जो सीमा रेखा लगती है ना, उसे हम किस नाम से जानते हैं? इसे जाना जाता है दोस्तों मैकमोहन लाइन के नाम से। और भारत और पाकिस्तान के बीच में जो रेखा जुड़ती है उसे हम किस नाम से जानते हैं? तो उसे हम जानते हैं दोस्तों, आप लोग कमेंट करके बताना, ठीक है। ये क्वेश्चन क्योंकि मैंने पहले आपको बहुत बार बता चुका है और बहुत ही कॉमन नेम है इनका, क्योंकि भारत के ऑलरेडी गवर्नर जनरल रह चुके हैं जिनके नाम पर ये वाला लाइन रखा गया था। दोस्तों ये दोनों के दोनों लाइन ऑलरेडी आपके एग्जाम में इसी साल रिपीट हुए थे, इसलिए मैंने आपको एक्स्ट्रा फैक्ट में ये दोनों बता दिया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि कितने वर्ष के पश्चात राष्ट्रीय जनगणना होती है? दोस्तों जो राष्ट्रीय जनगणना है यह होता है प्रत्येक 10 वर्षों के अंतराल पर। दैट मीन्स कि ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत में सर्वप्रथम जनगणना कब करवाया गया था और किसके काल में करवाया गया था? तो भारत में सबसे पहला जनगणना हुआ था 1872 में। और ये किसके काल में हुआ था? तो ये हुआ था लॉर्ड मायो के काल में। अब इसके बाद अगला जनगणना हुआ था 1881 ईस्वी में। और इसके बाद से प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर कंटिन्यू जनगणना होने लगा। तो अगर आपसे यह पूछा जाए कि प्रत्येक 10 वर्ष पर होने वाली जनगणना प्रारंभ कब हुआ, तो 1881 में, जबकि सर्वप्रथम जनगणना हुआ था 1872 ईस्वी में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, धान की खेती के लिए उत्तम मिट्टी कौन सी है? दोस्तों धान की खेती के लिए दोमट मिट्टी सबसे उत्तम होती है, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। जबकि ब्लैक मिट्टी किसके लिए होती है दोस्तों? जो ब्लैक सॉइल है ना, वो होता है कॉटन के उत्पादन के लिए। और दोस्तों लाल मिट्टी लाल क्यों होता है? तो इसमें बहुत ही ज्यादा मात्रा में फास्फोरस पाया जाता है, इसी वजह से जो लाल मिट्टी है ना इसका रंग लाल कलर का दिखता है। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ में स्थित है? यह पार्क स्थित है दोस्तों असम में। और काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क फेमस किसके लिए है? क्योंकि यह क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आया है। तो वह फेमस है दोस्तों वन हॉर्न राइनोसोरस के लिए, यानी कि एक सिंग वाले गेंडे के लिए जो काजीरंगा नेशनल पार्क है वो फेमस है। सो गाइस ये था आपका टोटल 8 जीके का क्वेश्चंस। अब इसके बाद देखते हैं साइंस के क्वेश्चंस। सो गाइस साइंस में सबसे पहला क्वेश्चन है कि आंसुओं में कौन सा पदार्थ घुला रहता है? दोस्तों जो टीयर्स होते हैं ना मनुष्य के आंख, इसमें घुला होता है सामान्य नमक। सामान्य नमक को हम क्या कहते हैं? तो NaCl या फिर सोडियम क्लोराइड के नाम से भी जाना जाता है। फिर इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, इंसुलिन की खोज किसने की थी? दोस्तों इंसुलिन की खोज की गई थी बेंटिक के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। दोस्तों इंसुलिन क्या है? तो इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन है जिसका मुख्य कार्य होता है कि हमारे बॉडी में जो ग्लूकोज होता है ना उसके लेवल को मेंटेन करना और ब्लड के जो ग्लूकोज लेवल होते हैं उसको मेंटेन करके रखना। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस कहां से प्राप्त किया जाता है? दोस्तों यह जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है इसे प्राप्त किया जाता है जिप्सम से, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। और दोस्तों प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या है? तो इसका फॉर्मूला होता है CaSO4.12H2O। इसका फॉर्मूला वैसे तो आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप जनरल नॉलेज के लिए याद कर सकते हो। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 4, आकाश के नीले दिखाई देने का मुख्य कारण क्या है? आप लोगों ने देखा होगा कि आकाश हमें नीला रंग का दिखाई देता है, तो इसके पीछे का रीजन है दोस्तों कि वायुमंडल में उपस्थित धूल आदि के कणों द्वारा सौर किरणों का परिकर्णन होना, यानी कि यहाँ पर स्कैटरिंग होता है। क्या साथ में ब्लू लाइट का बहुत ज्यादा स्कैटरिंग होता है ड्यू टू जो डस्ट होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, ये सारे के सारे एटमॉस्फेयर में मौजूद होते हैं, इसकी वजह से हमें आकाश नीला दिखाई देता है। हालांकि अगर ओरिजिनल कलर की बात करूं तो जो हमारा आकाश है वो ब्लैक कलर का दिखाई देगा अगर आप इसे जाकर देखोगे ऊपर स्पेस से तब। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा बदला जाता है? यानी कि दोस्तों जो डायनेमिक एनर्जी होती है ना इसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना है। तो इसे कन्वर्ट करने के लिए डायनामो का यूज किया जाएगा। दैट मीन्स कि डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। जबकि ट्रांसफॉर्मर का यूज किस लिए किया जाता है?
ट्रांसफार्मर का यूज किया जाता है वोल्टेज को बढ़ाने या फिर घटाने के लिए। आर्ममीटर का यूज किस लिए किया जाता है दोस्तों? तो किसी भी सर्किट में करंट को मापने के लिए आर्ममीटर का यूज किया जाता है। और गैल्वेनोमीटर का यूज किया जाता है दोस्तों इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए। ये था दोस्तों आपका टोटल 5 साइंस के क्वेश्चन। अब इसके बाद हम देखेंगे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले दोस्तों आप सभी लोग अगर आने वाले एयरफोर्स वाई ग्रुप एग्जाम के लिए जीके एंड जीएस का बेस्ट 1000 क्वेश्चंस का अगर आप ई बुक परचेज करना चाहते हो, जिसमें जीके, साइंस और करंट अफेयर्स इंक्लूडेड है, तो आप इसे परचेज करने के लिए मेरे व्हाट्सएप नंबर 9430042848 पर मैसेज कर देना। यहां पर मैं आप सभी के साथ वो वाला ई बुक का पीडीएफ शेयर कर दूंगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है 6वां नंबर। यदि पृथ्वी पर से कोई चट्टान चंद्रमा पर ले जाई जाएगी तो उसके वजन या फिर भार में क्या मात्रा में कमी आएगी? सो गाइस इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को या चट्टान को पृथ्वी से उठाकर चंद्रमा पर ले जाएंगे तो उसके भार में कमी आएगा। और कमी क्या आएगा? तो पृथ्वी पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, उसका 1/6 जी होता है चंद्रमा पर। मानकर चलो कि पृथ्वी पर उस पत्थर का वजन 60 किलोग्राम था, तो चंद्रमा पर लेकर जाओगे ना तो इसका 1/6 कर देना, यानी कि वो केवल 10 ही किलो का होगा जाकर के पृथ्वी चंद्रमा पर। समझ में आ गई बात ये? फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। चमगादड़ अंधेरे में भी उड़ सकते हैं क्योंकि उन्हें सहायता प्राप्त होती है। तो देखिए दोस्तों जो चमगादड़ होते हैं ना, वो अल्ट्रासोनिक वेव का यूज करते हैं अंधेरे में भी उड़ने के लिए। अब होता क्या है, मानकर चलो कि यह कोई एक प्रेडेटर है, यानी कि एक शिकार है, और यहाँ पर आपका क्या हो गया, चमगादड़। तो यहाँ से वो अल्ट्रासोनिक वेव भेजेगा। अब इससे टकरा करके इको प्रोड्यूस होगा और वापस आएगा अल्ट्रासोनिक वेव, जिससे ये जो है चमगादड़ वो पता लगाता है कि सामने में कोई ऑब्जेक्ट है या फिर कोई प्रे है, उसका कोई शिकार है। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। एल्युमिनियम किस खनिज से प्राप्त की जाती है? दोस्तों एल्युमिनियम का एक और की मैं नाम बताऊं तो वो है बॉक्साइट, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। जबकि बी ऑप्शन में दोस्तों एंथ्रासाइट। तो एंथ्रासाइट कोयले का एक टाइप होता है, और कोयले के टाइप में जो सबसे बेस्ट टाइप का कोयला होता है ना, वो होता है एंथ्रासाइट। इसमें कार्बन का जो परसेंटेज है वो मैक्सिमम पाया जाता है। तो गाइस ये था आपका टोटल 8 क्वेश्चंस साइंस का। अब इसके बाद पहला क्वेश्चन करंट अफेयर्स का है। करंट अफेयर्स में कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने सरपंच संवाद मोबाइल ऐप का अनावरण किया है? दोस्तों यह जो मोबाइल ऐप है सरपंच संवाद, इसे अनावरित किया गया है असम के गवर्नर के द्वारा, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। और असम के वर्तमान में गवर्नर कौन है? तो यहाँ के गवर्नर है दोस्तों गुलाब चंद्र कटारिया। देखिए आपके एग्जाम में कई बार चीफ मिनिस्टर एंड गवर्नर का नाम भी पूछ लिया जाता है ना, तो गवर्नर का या फिर चीफ मिनिस्टर का नाम वैसे ही स्टेट का पूछा जाएगा जो कि चर्चा में रहा हो। तो यहाँ पर असम के बारे में बात की जा रही है, इसलिए मैंने आपको इस स्टेट के गवर्नर का नाम बता दिया। अगर आपको असम के चीफ मिनिस्टर का नाम पता है तो आप मुझे इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना। फिर है सेकंड क्वेश्चन। हाल ही में निम्न में से किस नगर निगम ने कैश फॉर वेस्ट योजना शुरू की है? दोस्तों यह जो कैश फॉर वेस्ट योजना है ना, शुरू किया गया है पटना नगर निगम के द्वारा, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अब इसमें होगा क्या दोस्तों कि जो लोग अपना कचरा देते हैं ना नगर निगम को, उसमें जो भी ड्राई वेस्ट होंगे उसे अलग अलग रेट के अनुसार से नगर निगम परचेज करेगा और उसके लिए सामने वाले व्यक्ति को पे किया जाएगा। फिर इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, दुनिया के सबसे ऊंचे फाइटर एयरफील्ड का विकास कहां किया जा रहा है? दोस्तों दुनिया का सबसे ऊंचा फाइटर एयरफील्ड यह बनाया जा रहा है लद्दाख में, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। और अगर मैं इसके हाइट की बात करूं तो सी लेवल से लगभग 13,000 फीट की ऊंचाई पर यह वाला एयरफील्ड फाइटर बनाया जा रहा है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 4 नंबर। वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में किस खिलाड़ी ने सबसे तेज 13,000 रन पूरे किए हैं? तो दोस्तों यह खिताब मिला है विराट कोहली को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। फिर इसके बाद है अगला क्वेश्चन 5 नंबर। हाल ही में अंडर 16 चैंपियनशिप 2023 का खिताब किस टीम ने जीता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आपके एग्जाम के लिए, तो आपको इस क्वेश्चन का सही जवाब बताना है कमेंट बॉक्स में। आपके हिंट के लिए मैं बता दूं कि दक्षिण कोरिया और दक्षिण अफ्रीका इस क्वेश्चन का राइट आंसर नहीं है, तो या तो ऑस्ट्रेलिया करेक्ट आंसर होगा या फिर भारत होगा। तो सही जवाब आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। तो गाइस ये रहा आज का कंप्लीट जीके का सेट। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें।
इसी तरह की वीडियो दोस्तों मैं आज से आने वाले एग्जाम डेट तक लेकर आऊंगा। साथ ही में मैथ्स के मैंने चैप्टर वाइज वीडियो 2-3 ऑलरेडी अपलोड कर रखा है, 2-3 चैप्टर का। बाकी के जो आपके 4-5 चैप्टर रह गए हैं वो भी आपको कंटिन्यू मिलेगा। आज शाम में मैं आपको अगले चैप्टर का वीडियो अपलोड करके दे दूंगा, क्योंकि सारे वीडियो शूट होकर मेरे पास आ चुके हैं। अब केवल उसे डेली बेसिस पे अपलोड करना है। इसके अलावा मैं कोशिश करूंगा कि आज शाम से ही या फिर आज पॉसिबल नहीं हुआ तो कल से आप सभी के लिए रागा का मॉक टेस्ट भी स्टार्ट कर दूं। सो आप सभी लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। आने वाले 20 दिनों में आपको इतनी अच्छी तैयारी करवा दूंगा, या फिर जिन कैंडिडेट का तैयारी हो चुका है उन्हें रिवीजन करवा दूंगा, जिससे कि आपको एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन नया देखने को ना मिले और जब आप पेपर देने बैठो तो ऐसा लगेगा कि आपने सारी चीजें ऑलरेडी लेक्चर्स में पढ़ रखी है। सो गाइज, मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी को आपके आने वाले एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए बेस्ट ऑफ लक।